Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Neha and you are watching my YouTube channel Neha's Content। और आज हम शिमला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए शिमला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 3 शुरू करने से पहले हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के पार्ट 2 में पढ़ा था कि शिमला डिस्ट्रिक्ट का इतिहास के बारे में पढ़ा था, शिमला शहर के बारे में पढ़ा था, शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी मेन बिल्डिंग्स हैं, शिमला में कितनी टनल्स हैं और शिमला में कौन कौन सी मेन हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के बारे में हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। और इसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो आप इसमें जैसे देख रहे हैं, पहला पॉइंट है कि शिमला ज़िले की औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। तो शिमला ज़िले की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 2206 मीटर है। कितनी है? 2206 मीटर है। और 7238 फीट है। कितनी है? 7238 फीट है। फिर अगला है शिमला समझौते के बारे में। शिमला समझौता ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हो सके तो उसे नोट डाउन कर लें। जो शिमला समझौता है उसे शांति संधि भी कहा जाता है। यह किसके बीच हुआ था? यह भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। और क्यों हुआ था इसकी मैं आपको हिस्ट्री डिटेल में बताऊंगी। तो लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे ही शिमला समझौता कहते हैं। और इसका फुल नेम क्या था? इसका फुल नेम था एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन बायलैटरल रिलेशन। अब अगला है कि यह किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। इसमें जो है वो भारत की तरफ से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। और यह जो है वो 2 जुलाई 1972 को दोनों पक्षों में समझौता हो गया और इसे शिमला और उन्होंने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब हम देखेंगे कि शिमला समझौता हुआ क्यों था और इसका क्या परिणाम निकला था, इसमें क्या शर्तें रखी गई थी। तो जब क्या हुआ था, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, तब जो बंगाल है, बंगाल का जो पूर्वी बंगाल है, जो पूर्वी हिस्सा है जिसे पूर्वी बंगाल कहते हैं, वहाँ पे जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। तो उससे क्या हुआ, इसीलिए उसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, अब जब उसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया तो पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा जो था वो था पश्चिमी पाकिस्तान। और जो पूर्वी पाकिस्तान था ना और जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उनमें कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। मतलब जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो ज़्यादा डेवलप था पूर्वी पाकिस्तान से। जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो क्या करती थी, पूर्वी पाकिस्तान के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें सब यूटिलाइज़ करती थी। और इन रिटर्न जो है वो पूर्वी पाकिस्तान को उन्हें कुछ भी मतलब फैसिलिटी कोई प्रोवाइड नहीं करती थी। तो इससे क्या होता था, वहाँ के लोगों में, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में बहुत ही आक्रोश की भावना पैदा हो गई। और जितनी भी हाई पोस्ट हुआ करती थी उसमें जो सभी जो जैसे नेता थे, जो भी पीएम थे या प्रेसिडेंट थे, वो सभी जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान से ही थे। तो इससे क्या हुआ, लोगों में गुस्सा भर गया और वहाँ पे एक पार्टी बनी और उस पार्टी का नाम क्या था? आवाम लीग। क्या था? आवाम लीग। और इसके जो आवाम लीग के जो लीडर थे वो कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। इसके जो लीडर थे वो कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। और फिर क्या हुआ, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, पश्चिमी पाकिस्तान के सामने अपनी बहुत सी मांगें रखी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान एज यूजुअल उन मांगों को स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो फिर उन्होंने जब उनकी मांगों से को मानने से इनकार कर दिया तो पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। तो जब उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए तो पाकिस्तान की आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान के कई लोगों को मारा। मतलब जो मेनली जो वहाँ पे आवाम लीग के जो सपोर्टर्स थे उनको मारा। और जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने ये कोशिश करी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता को मारे, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता को वो मारेंगे उससे क्या होगा, जो गरीब लोग हैं, वो जो लोअर माइनॉरिटी के लोग हैं, वो तो ऑटोमेटिकली उनसे डर जाएंगे और उनकी सभी मांगों को वो स्वीकार कर लेंगे। तो जब उन्होंने उन्हें मारना शुरू किया तो इससे क्या हुआ, बहुत से रिफ्यूजीज जो है वो
भारत की तरफ बढ़ने लगे। और मोर देन आई थिंक 1 करोड़ से भी ज़्यादा रिफ्यूजीज़ जो हैं वो भारत की ओर बढ़ने लगे। तो जब वो भारत की ओर बढ़ने लगे तो इससे क्या हुआ, जो भारत की उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जो है वो पूर्वी पाकिस्तान की मदद कर उनकी जो उनकी सेना थी उनकी मदद की। तो इस पर जो है वो पाकिस्तान जो है वो भारत से युद्ध करने की उन्होंने ठान ली। उन्होंने युद्ध इसीलिए ठानी ताकि उनके हाथ से जो है वो बांग्लादेश निकल ना जाए। लेकिन इस तरह से क्या हुआ, फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध की जो है वो शुरुआत हो गई। और इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ कि बांग्लादेश का जन्म हुआ और एक बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में उभरा। तो जब लड़ाई हुई 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो उससे क्या हुआ, पाकिस्तान को ऑब्वियसली पाकिस्तान की हार हो गई। तो और पाकिस्तान के आई थिंक मोर देन 92,000 जो वॉर प्रिजनर्स थे, वहाँ के जो सैनिक थे, उनको भारत की सेना ने युद्धबंदी बना दिया, मतलब उन्हें बंदी बना दिया। और इससे क्या हुआ कि इस युद्ध से क्या हुआ, बहुत सी हानि हुई, बहुत सा नुकसान हुआ। और इस युद्ध को शांतिपूर्वक ढंग से ख़त्म करने के लिए फिर क्या हुआ, इसीलिए शिमला समझौता हुआ। मतलब युद्ध को अच्छे से ख़त्म किया जाए, तो इसीलिए ही शिमला समझौता हुआ। और शिमला समझौता के लिए ही जुल्फ़िकार भुट्टो जो है वो बहुत से नेताओं के साथ और वो अपनी बेटी को भी शिमला समझौता जब हुआ था वो उसे शिमला लाए थे। फिर शिमला समझौते में बहुत सी मांगें भी रखी गई, और उन मांगों का क्या, वो मांगें कौन कौन सी थी वो मैं आपको बताऊंगी। वो है कि उन्होंने जो शिमला एग्रीमेंट था उसमें बहुत सी शर्तें रखी थी। जैसे कि पहली शर्त थी, भारत और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम के रूप में मान्यता दी जाएगी, और जिसमें तय हुआ कि 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो अपनी अपनी सीमा की ओर चली जाएं। मतलब 20 दिन के अंदर जहां इंडियन आर्मी की जो सेना है और पाकिस्तान की जो सेना है वो जहां जहां है, वो वहीं से ही अपने देश लौट जाए। और उसी को ही जो है वो LOC माना जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसे माना जाएगा। और दूसरा था कि दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें। मतलब दोनों देश जो है वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करें। और तीसरा था कि जो भी इसमें लिखा गया था कि दोनों देश अपने झगड़े आपस में मिल बैठकर बिना किसी मध्यस्थता के सुलझाएंगे। मतलब जो भी झगड़े होंगे, कोई कोई भी डिस्प्यूट होगा, या ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा, तो वो जो है वो झगड़े जो हैं वो बायलैटरल टॉक से ही सुलझाए जाएंगे, डायलॉग्स एंड कॉपरेशन से सुलझाए जाएंगे। फिर इसका जो परिणाम निकला, शिमला समझौते का परिणाम निकला बांग्लादेश, जिससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। जैसे ही और इसमें एक और, हाँ, इसमें एक और भी शर्त थी कि जो भी 93,000 जो भी सैनिक पाकिस्तान के भारत में बंदी बनाए हुए थे, भारत ने उन्हें भी छोड़ने के लिए वो राज़ी हो गया था। और जितनी भी जो ज़मीन है जो भारत ने जिस पे भारत का कब्ज़ा था, वो भी उन्होंने छोड़ने के लिए वो राज़ी हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, जैसे ही ये शिमला समझौता हुआ, आई थिंक विद इन उन्होंने मंथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी सैनिक थे जो उन्होंने बंदी बनाए हुए थे भारत के, आई थिंक 54 कुछ सैनिक ना, उन्होंने वो वापस किए। और शिमला समझौते की तो उन्होंने धज्जियां ही उड़ा दी। शिमला समझौते आप देखेंगे कि अभी जब 370 धारा जब JNK से हटाई गई थी, तो उस समय भी जो पाकिस्तान ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या किया था, इस मुद्दे को उठाया था। तो उस समय जो UN के जो प्रमुख थे एंटिनो गुटेरेस ने क्या कहा था कि उन्होंने शिमला समझौते का हवाला देते हुए उन्होंने जो है वो मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया। तो कितनी बार, बहुत बार जो है वो पाकिस्तान ने इसका बहुत बार उल्लंघन किया है, बहुत बार सीज़ फायर किया है, कितनी बार आतंकवादी हमले किए गए हैं। तो भारत ने हमेशा जो है वो खुली मानसिकता के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान है,
वो अभी तक नहीं सुधरा। तो कितनी जो जब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी एक स्टेटमेंट भी थी कि आप अपने दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। तो उन्होंने फिर देखो लाहौर एग्रीमेंट भी किया था, तो उसका भी पाकिस्तान पे कोई खासा असर नहीं हुआ। तो फिर चलिए हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे पड़ोसी जल्दी बदल जाए, उनकी मानसिकता में सुधार आ जाए। अगला है, ये टॉपिक बहुत ही डीप है। अगर हम इसी टॉपिक को करते जाएंगे तो ये आई थिंक ये टॉपिक शिमला डिस्ट्रिक्ट पे नहीं, ये शिमला एग्रीमेंट पे हो जाएगा। तो हमें फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि शिमला जो समझौता है वो शिमला में कहाँ हुआ था, वो हुआ था बार्नस कोर्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? बार्नस कोर्ट में हुआ था। फिर अगला है, महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए थे? महात्मा गांधी पहली बार शिमला 12 मई 1921 को आए थे। कब आए थे? 12 मई 1921 को आए थे। और वे कहाँ ठहरे थे? वे ठहरे थे शांति कुटीर समरहिल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? शांति कुटीर समरहिल में। और वो किस मार्ग से आए थे? वो आए थे कालका शिमला रेल मार्ग से आए थे। और उनके साथ कौन कौन से सदस्य आए थे पहली बार शिमला? उनकी धर्मपत्नी आई थी कस्तूरबा जी, फिर मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला दुनी चंद आदि नेता उनके साथ आए थे। फिर जब वो 12 मई को शिमला पहुंचे तो 13 मई को उन्होंने क्या किया? 13 मई को गांधी जी ने वाइस राय लॉर्ड रीडिंग से वाइस रीगल लॉज, जो कि आज के टाइम में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है, वहाँ पे उन्होंने उनसे मुलाकात की। फिर उन्होंने 15 मई को ईदगाह मैदान हुआ करता था, पहले लक्कड़ बाजार जो बस स्टैंड है वहाँ से नीचे हुआ करता था एक ईदगाह मैदान, वहाँ पे जो है उन्होंने 15,000 लोगों को संबोधित किया। और फिर महात्मा गांधी दूसरी बार जो शिमला है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के साथ आए थे। कब आए थे? 1931 में आए थे। फिर उन्होंने 1931 में उन्होंने लॉर्ड विलिंगटन से मिलने आए थे। फिर अब थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। जो महात्मा गांधी जी है उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। उनका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी। और उनका जन्म स्थान और उनका जो जन्म स्थान है वो है पोरबंदर गुजरात। कहाँ है? पोरबंदर गुजरात। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी जी को जो जो उपाधियां मिली थी वो किसने दी थी। महात्मा जी को महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। फिर महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। फिर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब अगला है, शिमला में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? शिमला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम, अब थोड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो WC बनर्जी थे। फिर है अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय जो हुआ करते थे वो थे लॉर्ड डफरिन। अब नेक्स्ट है, शिमला में यूएस क्लब यूनाइटेड सर्विस क्लब की स्थापना कब हुई थी? शिमला में यूएस क्लब की स्थापना 1844 में हुई थी। कब हुई थी? 1844 में हुई थी। और यूएस क्लब जो है वो किसका रेजिडेंस हुआ करता था उस समय? वो था सर जेरेमिया ब्रिहंट का। किसका हुआ करता था? सर जेरेमिया ब्रिहंट का। अगला है, एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? एशिया का सबसे ऊंचा जो है हॉकी स्टेडियम है वो शिलारू मतियाना नारकंडा में है, ये जगह वहाँ पे है। कौन सा है? शिलारू नारकंडा। अगला है, शिमला और सिरमौर को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? शिमला और सिरमौर को जो है वो चूड़धार पर्वतमाला अलग करती है। अब हम थोड़ा शिमला की जो है उस टाइम रियासतें जो हुआ करती थी, उनके संस्थापक कौन हुआ करते थे उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं।
तो शिमला की जो शिमला पहाड़ी रियासतों में जो है वो बुशहर रियासत जो है वो सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, और देश जो है वो सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी। ठीक है, शिमला पहाड़ी रियासतों में कौन सी, बुशहर सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, और जो रितेश है वो सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी रियासतें इंपॉर्टेंट है। क्विंथल रियासत, और क्विंथल रियासत के संस्थापक कौन है, गिरिसेन। कौन है, गिरिसेन। कुमारसेन रियासत के संस्थापक है कीरत चंद। ठियोग रियासत के संस्थापक है जयचंद। कुनिहार रियासत के संस्थापक है अभोज देव। धामी रियासत के संस्थापक है गोविंद पाल। हिंडूर रियासत के संस्थापक थे अजय देव। जुब्बल रियासत के संस्थापक थे करम चंद, और बघाट रियासत के संस्थापक थे बसंत पाल, और बुशहर के थे प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी ने अपनी जो राजधानी है वो थी उनकी कामरू थी। कौन कौन क्या थी, कामरू थी। अब मैंने अपनी तरफ से शिमला डिस्ट्रिक्ट की बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इतना ही था शिमला डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।